तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 148 जो है बताता है इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ कैग के बारे में। इंडिपेंडेंट ऑफिस है, ठीक है। तो ये जो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट है उसका हेड होता है, डिपार्टमेंट का हेड होता है। तो ये गार्डियन होता है पब्लिक पर्स का एंड कंट्रोल करता है फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री बोथ सेंटर एंड द स्टेट लेवल। तो गार्डियन होगा पब्लिक पर्स का और फाइनेंशियल सिस्टम है सेंटर स्टेट लेवल पे उसको कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो ये वो सारी ड्यूटी करेगा जो कि कॉन्स्टिट्यूशन या फिर किसी लॉ ऑफ पार्लियामेंट ने जो है दे रखा है इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। स्टेट का लॉ कोई इस पर ड्यूटी नहीं डाल सकता, ओनली कॉन्स्टिट्यूशन या फिर लॉ ऑफ द पार्लियामेंट ही बताएगा कि इसका क्या काम है। देन है बी आर अम्बेडकर ने बोला कि कैग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिस है कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि वन ऑफ द बुलवॉक ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम, ठीक है। देन है अदर कौन कौन से हैं बुलवॉक ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम, मतलब इनसे डेमोक्रेसी मेंटेन्ड है अपनी, दैट इज़ सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन एंड यूपीएससी, ठीक है। तो ये चार हैं, कैग, सुप्रीम कोर्ट, तीन तो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ हैं, कैग हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, यूपीएससी होगी, और एक सुप्रीम कोर्ट, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ही है। देन इसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा तो इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा अंडर अ वारंट, अंडर बाय अ वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, ठीक है। तो कैग जो है बेसिकली ओथ एंड इन्फॉर्मेशन लेता है ऑफिस में जाने से पहले। तो उसमें क्या होता है कि टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। देन है टू अपहोल्ड द सोवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। देन है टू ड्यूली एंड फेथफुली एंड टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी नॉलेज एंड जजमेंट परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस विदाउट फियर और फेवर, अफेक्शन और इल विल, ठीक है। देन टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। तो ये सब चार जो चीज़ें हैं बोलेगा अपने ओथ लेते टाइम। देन ये इसकी ऑफिस कब तक रहती है, 6 या 65 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। मतलब सी जब हम 6 लिखते हैं तो इसमें तो 6 लिखते हैं तो सी बनाना पड़ता है ना, तो सी से क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिज़ाइन कर सकता है प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन लेटर देके, और इसको प्रेसिडेंट रिमूव भी कर सकता है, ठीक है। सेम ग्राउंड एंड मैनर एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि बुलवॉक ये है तो सुप्रीम कोर्ट के जज के बेसिस पे ही होगा, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स ही कैन बी रिमूव बाय प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ रेजोल्यूशन पास टू दैट इफेक्ट बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विद स्पेशल मेजॉरिटी आइदर ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी। मतलब अगर दोनों हाउस जो है रेजोल्यूशन पास टू दैट इफेक्ट बाय बोथ, मतलब दोनों हाउसेस ने रेजोल्यूशन पास करा है, इनको एक्ट या बिल पास नहीं करना पड़ेगा, मोशन पास नहीं करना पड़ेगा, बट एक रेजोल्यूशन को पास करना पड़ेगा दोनों हाउसेस को स्पेशल मेजॉरिटी के साथ में ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी, ठीक है। देन इंडिपेंडेंस, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ कुछ सेफगार्ड दे रखे हैं जैसे कि इंडिपेंडेंट रहे, तो उसका सिक्योरिटी ऑफ टेनोर दे रखा है, तो जो उसका रिमूवल प्रोसीजर दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो मतलब प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे होल्ड नहीं करेगा ये, तो ये फर्दर ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, स्टेट में, या फिर जब वो ऑफिस ख़त्म हो जाती है उसका टाइम 6 या 65 ईयर के बाद में दोबारा से ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता। नहीं तो गवर्नमेंट को फेवर करेगा, गवर्नमेंट बोलेगी भाई मेरा कर दे, मैं तेरे को प्रेसिडेंट बना दूंगा या फिर मैं तेरे को और कुछ बना दूंगा, ठीक है, यूपीएससी का चेयरमैन बना दूंगा। तो ऐसा कुछ नहीं कोई ऑफिस नहीं होल्ड करेगा ये। उसकी सैलरी एंड अदर सर्विस कंडीशंस जो है आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। हिज सैलरी इज इक्वल टू दैट ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि उसी के बेसिस पे रिमूव होगा, उसी के ग्राउंड पे, तो सेम उसकी सैलरी और जो सर्विस कंडीशन है वो सैलरी इक्वल उसकी होगी, सैलरी सर्विस कंडीशन पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगा, ठीक है। तो उसकी सैलरी और जो नाइदर हिज सैलरी नॉर हिज राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ लीव ऑफ एब्सेंस, पेंशन या फिर एज ऑफ रिटायरमेंट कैन बी ऑल्टर टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। उसकी सैलरी, उसका राइट जो है, पेंशन, एज ऑफ रिटायरमेंट जो है वो कम नहीं करेंगे, डिसएडवांटेज, ठीक है। देन है कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन जो है सर्विंग इन इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ द कैग आर प्रिस्क्राइब बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद कैग, ठीक है। तो ये सब प्रेसिडेंट बताएगा, पर इसको पहले कैग से कंसल्ट करना पड़ेगा, कैग ने जो जो बोला है वो उसको मानना पड़ेगा, ऐसा कुछ होगा, पता नहीं, बाइंडिंग का तो नहीं पता, पर कंसल्ट करना पड़ेगा। तो जो भी इस डिपार्टमेंट में जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, और जो कैग की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो प्रेसिडेंट बताएगा
इससे कंसल्ट करके, ठीक है। जो भी इसके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हो गए कैग की ऑफिस के, इसमें इंक्लूड होगी सैलरी, अलाउंस, पेंशन जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चार्ज होंगे, ठीक है। और इस पर वोट ऑफ पार्लियामेंट नहीं होगा, ठीक है। देन है नो मिनिस्टर कैन रिप्रेजेंट कैग इन पार्लियामेंट, मतलब इसके बिहाफ पे कोई मिनिस्टर नहीं आएगा। बोथ द हाउसेज, नो मिनिस्टर कैन बी कॉल्ड अपॉन टू टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एन एक्शन डन बाय हिम, मतलब ना तो इसी को कोई, ना तो कोई मिनिस्टर इसको रिप्रेजेंट करेगा, ना ही मिनिस्टर, कोई भी मिनिस्टर इसके काम के बिहाफ, काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। ड्यूटीज़ एंड पावर क्या क्या है, आर्टिकल 149 जो है, पार्लियामेंट बेसिकली इसकी ड्यूटीज़ एंड पावर देता है कैग को विद इन रिलेशन टू अकाउंट ऑफ यूनियन इन द स्टेट एंड एनी अदर टेरिटरी और बॉडी, ठीक है। तो इसमें बोला है कि ड्यूटीज़ एंड पावर कैग की इन रिलेशन टू अकाउंट ऑफ यूनियन स्टेट या फिर कोई अदर अथॉरिटी और बॉडी, तो मतलब किस किस की कर सकता है, यूनियन स्टेट की कोई अथॉरिटी या बॉडी की कर सकता है। तो पार्लियामेंट ने क्या करा, एक एक्ट ले आया, ठीक है, कैग ड्यूटीज़ एंड पावर कंडीशन सर्विस एक्ट 1971, ठीक है। तो इस एक्ट को 1976 में अमेंड करा, जिसके थ्रू क्या है, उसके जो टू सेपरेट अकाउंट्स फ्रॉम ऑडिट इन सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंटर के जो है अकाउंट्स और ऑडिट को सेपरेट कर दिया। तो ड्यूटीज़ एंड फंक्शन क्या होती है, लेड एज लेड डाउन बाय द पार्लियामेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। पहला कि ये ऑडिट करेगा अकाउंट्स रिलेटेड टू ऑल द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोल्ड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी कंसोल्ड फंड ऑफ स्टेट। जो भी अकाउंट्स हैं उनको ऑडिट करेगा CFI, कंसोल्ड फंड ऑफ इंडिया, कंसोल्ड फंड ऑफ द स्टेट एंड कंसोल्ड फंड ऑफ ईच यूनियन टेरिटरी, जिसके कि लेजिस्लेटिव असेंबली दैट इज दिल्ली एंड पुडुचेरी, इनके CFI को ही ऑडिट करेगा, ठीक है। तो कंटिजेंसी फंड जो हैं ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ द स्टेट एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ द स्टेट, इनको इसके जितने भी एक्सपेंडिचर हैं इनको अकाउंट ऑडिट करेगा। देन है ये ऑडिट करेगा ट्रेड, ऑल द ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट एंड अदर सब्सिडरी अकाउंट्स केप्ट बाय द डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो इनके डिपार्टमेंट होते हैं ना, उन्होंने जितने भी PNL अकाउंट या फिर बैलेंस शीट या फिर ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट अकाउंट बनाया है तो उनको ये करेगा। देन ये ऑडिट करेगा रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ सेंटर एंड ईच स्टेट, ठीक है। रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर उनको ऑडिट करेगा सेंटर के और स्टेट को, कि सेटिस्फाई करेगा कि भाई रूल्स एंड प्रोसीजर जो है, to satisfy himself that the rules and procedure in that behalf are designed to secure an effective check on the assessment, collection and proper allocation of revenue। चेक करेगा कि भाई प्रॉपरली असेस हुआ है, प्रॉपर कलेक्शन हुआ है, प्रॉपर एलोकेशन हुआ है क्या रेवेन्यू का। देन ये ऑडिट करेगा रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर फॉलोइंग, कौन कौन का, ऑल बॉडीज एंड अथॉरिटीज सब्सटेंशियली फाइनेंस बाय सेंटर एंड द स्टेट रेवेन्यू, ठीक है। मान लो इसरो है तो सेंटर स्टेट उसको फाइनेंस करेंगे तो उसको करेगा, गवर्नमेंट कंपनीज को करेगा, ठीक है। देन अदर कॉर्पोरेशन बॉडीज़ वेयर सो रिक्वायर्ड बाय रिलेटेड लॉ, मतलब लॉ में बता रखा है कि भाई कैग जब वो बनता है तो लॉ में बता रखा है कि कैग जो है इसके अकाउंट्स को ऑडिट करेगा तो उसको करेगा, ठीक है। तो ये ही ऑडिट्स ऑल द ट्रांजैक्शन स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट रिलेटेड टू डेट, सिंकिंग फंड, डिपॉजिट, एडवांस, सस्पेंस फंड एंड रेमिटेंस बिजनेस, ठीक है। देन ही ऑल्सो ऑडिट्स द रिसिप्ट्स, स्टॉक अकाउंट एंड अदर विद अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट और व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। देन है ही ऑडिट द अकाउंट ऑफ अदर अथॉरिटी व्हेन रिक्वेस्टेड बाय द प्रेसिडेंट और द गवर्नर, फॉर एग्जांपल ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज़, ठीक है। देन है ये प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगा विद रिगार्ड टू प्रिस्क्रिप्शन ऑफ फॉर्म इन विच द अकाउंट्स ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट शैल बी केप्ट, आर्टिकल 150। तो बोलता है कि बोलेगा कि भाई इस तरीके से अकाउंट्स बनाओ जिससे कि मेरे को ईजी हो ऑडिट करने में। देन आर्टिकल 151, तो ये सबमिट करेगा इस ऑडिट रिपोर्ट रिलेटिंग टू द अकाउंट ऑफ सेंटर टू प्रेसिडेंट हु शैल इन टर्न जो है प्लेस देम बिफोर वो। तो जो ऑडिट रिपोर्ट है वो सेंटर की प्रेसिडेंट को दे देगा, वो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के आगे रख देगा, ठीक है। और जो स्टेट की ऑडिट रिपोर्ट है वो स्टेट गवर्नर को दे देगा, फिर वो क्या बोलते हैं गवर्नर जो स्टेट लेजिस्लेचर के आगे रख देगा 151। देन है ही असर्टेन्स एंड सर्टिफाई द नेट प्रोसीड्स ऑफ एनी टैक्स और ड्यूटी, आर्टिकल 279।
देन है हिज सर्टिफिकेट इज़ फाइनल, देन इट प्रोसीड्स मीन्स द प्रोसीड ऑफ टैक्स और ड्यूटी माइनस द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, ठीक है। देन ही एक्ट्स एज गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसफर ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, अच्छी बात है। देन ही कंपाइल्स राधा राधा एंड मेंटेन द अकाउंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, अच्छा, सेंटर की नहीं करेगा, ये कंपाइल करेगा, मेंटेन करेगा अकाउंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। इन 1976 में ही वाज रिलीव्ड फ्रॉम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिगार्ड to compilation and maintenance of account of central government due to separation of account from the audit, that is departmentalization of account। तो पहले ही सेंटर के भी करता था, अभी ओनली स्टेट के करेगा, ठीक है। तो कैग जो 3 ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करेगा प्रेसिडेंट को। पहला तो है ऑडिट रिपोर्ट ऑन अप्रोप्रिएशन अकाउंट, देन ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट, देन ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो है इन रिपोर्ट्स को पार्लियामेंट को दे देगा। तो आफ्टर दिस जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी जो एग्जामिन करेगी इन रिपोर्ट को, ठीक है, इन फाइंडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट, देन एंड रिपोर्ट इट्स फाइंडिंग ऑन द पार्लियामेंट। फिर पब्लिक अकाउंट कमेटी एग्जामिन करेगी और फाइंडिंग बताएगी अपनी, भाई क्या क्या है, ठीक है। द अप्रोप्रिएशन अकाउंट कंपेयर द एक्चुअल एक्सपेंडिचर विद द एक्सपेंडिचर सैंक्शन बाय द पार्लियामेंट थ्रू द अप्रोप्रिएशन एक्ट, while the finance account show the annual receipt and disbursement of union government, ठीक है। देन है रोल, क्या होगा इसका, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन या फिर लॉ ऑफ पार्लियामेंट उसको अपहोल्ड करेगा इन फील्ड ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। द अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द पार्लियामेंट इन स्फीयर ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन सिक्योर्ड थ्रू ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द कैग, ठीक है। तो कैग का जो ऑडिट रिपोर्ट है उसके बेसिस पे ये जो है अकाउंटेबिलिटी इस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। तो कैग जो है इज एजेंट ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, एंड कंडक्ट ऑडिट्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन बिहाफ ऑफ पार्लियामेंट। तो एजेंट होता है और पार्लियामेंट के बिहाफ पे ऑडिट करता है ये, देयरफॉर ये ओनली पार्लियामेंट को ही रिस्पॉन्सिबल है, स्टेट को नहीं होगा, ठीक है। मतलब पार्लियामेंट देखेगा भाई हमने स्टेट को पैसा दिया, वो ढंग से पैसे खर्च कर रहे हैं क्या, मतलब ये चीज़ है। तो कैग के पास में ज़्यादा फ्रीडम है ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर देन ऑडिट ऑफ रिसिप्ट। तो एक्सपेंडिचर पे ज़्यादा उसका फ्रीडम होगी, रिसिप्ट देन रिगार्ड टू ऑडिट ऑफ रिसिप्ट स्टोर एंड स्टॉक, ठीक है। whereas in relation to the expenditure he decides the scope of audit, frames his own audit code and manual, then he has to proceed with approval of proceed with approval of the executive government in relation to rules of the conduct of other audit, ठीक है। कैग जो है हैज़ टू ascertain whether money shown in the account जो है disbursed has been disbursed was legally available, मतलब जो पैसा दिखाया गया हो क्या वो लीगली अवेलेबल था, ठीक है, फॉर एन एप्लीकेबल टू द सर्विस और पर्पस, क्या वो लीगली एप्लीकेबल था और उस सर्विस के लिए, मतलब वो एप्लीकेबल था क्या, लीगली अवेलेबल था और क्या उस सर्विस के लिए एप्लीकेबल था क्या। पता चला राइट टू एजुकेशन में जो फंड मिला है उसमें आपने क्या बोलते हैं हॉस्पिटल वालों का खर्चा निकाल दिया, ठीक है। देन है एक्सपेंडिचर कन्फर्म टू द अथॉरिटी दैट गवर्नस इट इन एडिशन टू द लीगल एंड रेगुलेटरी ऑडिट। कैग जो है प्रॉपराइटरी ऑडिट भी करता है। इसमें क्या होता है, लुक इनटू द विजडम, फेथफुलनेस एंड इकोनॉमी ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, एंड कमेंट ऑन द वेस्टफुलनेस एंड एक्सट्रावेगेंस ऑफ सच एक्सपेंडिचर, ठीक है। However, unlike the legal and regulatory audit, which is obligatory on the part of CAG, the proprietary audit is discretionary. तो लीगल एंड रेगुलेटरी ऑडिट तो ऑब्लिगेटरी है, पर जो प्रोप्राइटरी ऑडिट है वो डिस्क्रिशनरी है, उसकी मर्जी है करेगा तो नहीं करेगा, ठीक है। द सीक्रेट सर्विस एक्सपेंडिचर जो है इज अ लिमिटेशन ऑन द ऑडिटिंग रोल ऑफ कैग। कोई सीक्रेट सर्विस के लिए भी कोई एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, तो कैग को नहीं बताएंगे हमने क्यों करा। तो in this regard the CAG cannot call for particulars of expenditure incurred by the executive agencies, ठीक है। तो वो बोलेगा नहीं कि भाई मेरे को बताओ कहाँ का खर्च करा, बट हैज़ टू एक्सेप्ट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द competent administrative authority that the expenditure हैज़ बीन सो अनगर्ड अंडर हिज अथॉरिटी। मतलब बस ये सर्टिफिकेट एक्सेप्ट कर लेगा कि भाई ये मेरे अथॉरिटी के अंदर हुआ है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इसके लिए, अब मैं कहीं भी उसको स्पेंड करूँ तुमको को मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है।
ये चीज़ है। देन है कंस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो विजुअलाइज कैग टू द कंट्रोलर एज वेल एज ऑडिटर जनरल। हाउएवर इन प्रैक्टिस कैग इज फुलफिलिंग रोल ऑफ ऑडिटर जनरल ओनली, नॉट ऑफ द कंट्रोलर। ठीक है, मतलब क्या है कि इसका कि कैग का जो कोई कंट्रोल नहीं होता ओवर द इशू ऑफ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, consolidated fund, and many of the department are authorized to draw money by issuing check without specific authority from the CAG। मतलब वो चेक इशू कर देंगे, कैग से पूछेंगे नहीं। ठीक है, CAG who is concerned only at the audit stage when the expenditure has already been taken place। मतलब वो जब ख़त्म हो जाता है उसके बाद पैसा खर्च हो जाता है उसके बाद में ही CAG पिक्चर में आता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है इन दिस रिगार्ड जो कैग ऑफ इंडिया जो है कम्प्लीटली डिफरेंट है जो ब्रिटेन का कैग है उससे। तो उसके पास में कंट्रोलर की और ऑडिटर जनरल की दोनों की पावर है। तो ब्रिटेन में क्या है, तो एग्जीक्यूटिव जो है वो कैन ड्रॉ मनी फ्रॉम द पब्लिक एक्सचेकर ओनली विद द अप्रूवल ऑफ द कैग। इंडिया में ऐसा नहीं है, अप्रूवल की कोई ज़रूरत नहीं है, हर बार कैग से नहीं पूछेंगे भाई मेरे को पैसे चाहिए पैसे चाहिए। ठीक है, देन कैग एंड कॉरपोरेशन। तो रोल ऑफ कैग इन ऑडिटिंग द पब्लिक जो है कॉरपोरेशन इज लिमिटेड। तो ब्रॉडली स्पीकिंग इज रिलेशन विद द पब्लिक कॉरपोरेशन फॉल्स इन 3 कैटेगरीज में। ठीक है, कुछ कॉरपोरेशन जो कि ऑडिटेड टोटली एंड डायरेक्टली बाय द कैग, जैसे कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन ऑयल, ONGC हो जाएगा, देन है ऑयल इंडिया, इंडियन एयरलाइन कॉरपोरेशन, अदर्स। ठीक है, कुछ अदर कॉरपोरेशन है आर ऑडिट बाय द कुछ some other corporations are audited by the private professional auditor who are appointed by the सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद कैग। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट प्राइवेट प्रोफेशनल ऑडिटर को अपॉइंट करता है कैग से पूछ के, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैग से पूछ के प्राइवेट प्रोफेशनल ऑडिटर को अपॉइंट करेगा। ठीक है, तो इफ़ नेसेसरी कैग जो है बेसिकली सप्लीमेंट्री ऑडिट कर सकता है, ज़रूरी हो तो, ये तो नहीं भी कर सकता। ठीक है, जैसे कि सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन रहेगा, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड अदर्स। ठीक है, कुछ अदर कॉर्पोरेशन आर टोटली सब्जेक्टेड टू प्राइवेट ऑडिट। मतलब इसमें टोटली प्राइवेट ऑडिट ही करेंगे। पहले तो क्या गवर्नमेंट पूछ लेगा कि भाई ये प्राइवेट ऑडिटर को हम अपॉइंट कर रहे हैं, किसको करें, और इसमें क्या है कि पूछेगा भी नहीं। ठीक है, टोटली प्राइवेट ऑडिट ही करेगा। तो एक्सक्लूसिव एज प्राइवेट प्रोफेशनल ऑडिटर एंड कैग जो है इसमें कोई काम नहीं है कैग का। तो ये जो है प्राइवेट ऑडिटर सबमिट देयर एनुअल रिपोर्ट्स एंड अकाउंट डायरेक्टली टू द पार्लियामेंट, जैसे कि LIC हो गया, रिजर्व बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फूड कॉरपोरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो रोल ऑफ कैग इन ऑडिटिंग द गवर्नमेंट कंपनीज इज ऑल्सो लिमिटेड। ठीक है, they are audited by the private auditor who are appointed by the government on advice of CAG। प्राइवेट कंपनी जो होती हैं, नहीं सॉरी, गवर्नमेंट कंपनीज में प्राइवेट ऑडिटर होंगे जो कि गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा कैग से पूछ के। कैग कैन ऑल्सो अंडरटेक सप्लीमेंट्री ऑडिट और टेस्ट ऑडिट ऑफ सच कंपनीज। ठीक है, सप्लीमेंट्री ऑडिट कर सकता है ये। तो 1968 में जो ऑडिट बोर्ड जो इस्टेब्लिश करा था एज पार्ट ऑफ ऑफिस ऑफ कैग। ठीक है, टू एसोसिएट आउटसाइड स्पेशलिस्ट and experts to handle the technical aspects of the audit and specialized enterprises like engineering। तो मतलब बाहर की हेल्प लेने के लिए इन लोगों ने ऑडिट बोर्ड बना दिया जिसमें कि स्पेशलिस्ट लोग और एक्सपर्ट लोग बैठेंगे, उसको एडवाइस करेंगे, लाइक इंजीनियरिंग, आयरन, स्टील, केमिकल एंड सो ऑन। तो ये बोर्ड जो है वो इस्टेब्लिश ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ARC ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इट कंसिस्टेड ऑफ चेयरमैन एंड 2 मेंबर अपॉइंटेड बाय कैग। ठीक है, देन है एप्पलबाइज क्रिटिसिज्म। तो पॉल H एप्पलबाई जो है इन इज रिपोर्ट ऑन इंडियन ऑडिट, इंडियन जो एडमिनिस्ट्रेशन, उसने बेसिकली बहुत ही क्रिटिकल रोल बताया कैग का एंड अटैक्ड ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ हिज वर्क। ठीक है, तो उसने बोला कि सजेस्ट दैट कैग शुड बी रिलीव्ड ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिट। अच्छा, तो क्या करेगा फिर वो? इन अदर वर्ड्स ही रिकमेंडेड द अबॉलिशन ऑफ द ऑफिस। अच्छा ओके, मतलब कैग हटा ही दो। हिज पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियन ऑडिट आर एज फॉलो। द फंक्शन ऑफ कैग इन इंडिया इज इन लार्जर मेजर एन इनहेरिटेंस फ्रॉम कॉलोनियल रूल। मतलब जो जैसे कॉलोनियल रूल में होता था वही सेम चला आ रहा है। ठीक है, कैग जो है आज की डेट में प्राइमरी कॉज है ऑफ वाइड स्प्रेड एंड पैरालाइजिंग अनविलिंगनेस टू डिसाइड एंड टू एक्ट। ठीक है, ऑडिटिंग हैज़ अ रिप्रेसिव एंड नेगेटिव इन्फ्लुएंस। ठीक है, तीसरी चीज़ उसने बोली कि पार्लियामेंट हैज़ अ ग्रेटली
exaggerated notion of the importance of audit to parliamentary responsibility. ठीक है, मतलब इनको ऑडिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है देन पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी से. सो हैज़ फेल टू डिफाइन फंक्शंस ऑफ द कैग. ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब ऑडिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी से, तो वो ढंग से डिफाइन ही नहीं कर पाएगी क्या के फंक्शन क्या होने चाहिए एज अ कंस्टिट्यूशन कंटेम्पलेटेड टू डू. ठीक है, देन है कैग्स फंक्शन इज़ नॉट रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट वन. ठीक है, ऑडिटर डू नॉट नो and cannot be expected to know very much about good administration. Their prestige is highest with other who would not know much about administration. ठीक है, मतलब उनको ज़्यादा नहीं पता रहता है. Then auditor know what is auditing, which is not administration. It is necessary but a highly pedestrian function with a narrow perspective and very limited usefulness. ठीक है, a deputy secretary in the department जो है known more about the problem in this department than CAG and his entire staff, है ना. तो डिप्यूटी सेक्रेटरी उसको ज़्यादा पता रहता है दैन कैग. देन इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट जो है ब्रिटिशर्स ने क्रिएट करा था 1753 में. ठीक है, तो 2009 में सैलरीज ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट फिक्स कर दी 90,000 पर मंथ. ठीक है,